एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का अपना सेकंड लेक्चर। तो अभी तक पिछले धारावाहिक में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जब तक आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देख कर आओगे तो इस लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप लोग जाकर पिछला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर को आओ देखने। तो अगर मैं बात करूं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पढ़ा था हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। एवरीथिंग अबाउट द चार्ज पढ़ लिया था। तो आइए आज अपने सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पहुंचा, कहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पहुंच गए, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। स्टार्टिंग पे देख कर ही आप लोग अगर बंद कर दोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और लेक्चर एंड तक देखिएगा, पूरा लेक्चर समझ में आपको आने वाला है। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उसके पहले कुछ और टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट के पास हम लोग चलेंगे। तो आइए देखते हैं। ये पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको चार्ज की एक प्रॉपर्टी बताया था कि जो सेम चार्ज होंगे, मतलब लाइक चार्ज होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? अगर प्लस और प्लस है तो दोनों रिपल करेगा, माइनस और माइनस है तो रिपल करेगा, प्लस या माइनस है मतलब अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इतना हम लोगों को पता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि अट्रैक्ट करेंगे तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फोर्स, हाउ कैन कैलकुलेट? तो उस फोर्स की क्वांटिटी को, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, उस फोर्स की क्वांटिटी को हम लोग आज मेजर करना सीखेंगे अपने इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये फोर्स चार्ज के बीच में लगता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था जो कि दो मास के बीच में लगता था, वैसे ही यहाँ पर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल फोर्स इन द यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स को जिसने बांधा हुआ है वो कौन सा फोर्स है बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ये पूरे यूनिवर्स में। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। The interaction between charged object is a non-contact force that act over some distance of separation। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर जैसे ही प्लस और माइनस आएंगे आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पास जब ये दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये दोनों आ रहे हैं, देखो दूर दूर चले जा रहे हैं। तो कितना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ये दोनों क्या होते जा रहे हैं बेटा, दूर दूर होते जा रहे हैं। तो आइए आज इसी फोर्स की वैल्यू को निकाल के देखते हैं कि आखिर कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हम लोग इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बतला पाएंगे। तो आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए इस फोर्स को कहते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ। जैसे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल लॉ कहते थे, वैसे ही इस वाले फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था, इसीलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ा, कूलॉम्स लॉ पड़ा। एक्चुअली कूलॉम जो थे बेटा वो न्यूटन से क्या थे, इंस्पायर थे। तो उन्होंने न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया था उसी से सेम मिलता जुलता ये कूलॉम्स लॉ भी दे दिया है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था अगर आपके पास कोई दो मास हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, ठीक है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस r होगी। तो m1 और m2 दो मास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये इसको खींचेगा
अपनी तरफ, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो बेटा समझिएगा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 m2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, आर स्क्वायर के। तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते थे तो क्या आ जाता था, g एक कांस्टेंट आता था जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने क्लास 9th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है। अब ये जो फोर्स है कूलॉम सा, ये सेम टू सेम यही फोर्स है, सेम टू सेम एनालॉगी है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है वैसा ही आपका क्या है, कूलॉम्स लॉ है। ठीक, अच्छा आप लोगों ने क्लास 9th में एक चीज़ नहीं पढ़ी होगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर m1 और m2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। अब देखो, अब इन फोर्स को मैं नाम दे दूँ, m1 अगर m2 को अट्रैक्ट करेगा तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और m2 अगर m1 को अट्रैक्ट करेगा तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूँ इस जगह के फोर्स की, इस जगह इसमें लगने वाला फोर्स, किसमें लगने वाला फोर्स, 1 पे लगने वाला फोर्स, 1 में फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें फोर्स लगा रहा है ना ये, तो इसको ऐसे नोटेशन कहते हैं। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के वजह से। यहाँ पे क्या है बेटा, 2 1, 2 पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो दिस इज द नोटेशन। तो एक बात और सुनिएगा, जब m1 और ये m2, जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों मास सेम हो। अगर m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग भी है ना बेटा, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, अलग अलग भी है ना, तब भी ये F12 और F21 दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल रहेगा। हाँ, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट रहेगी, इसलिए माइनस का हम लोग क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। फोर्स क्या होता है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक बच्चों, तो देखिए हम लोग बात करें तो जितने फोर्स से m1 को m2 खींचेगा, उतने ही फोर्स से m2 को m1 भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और आगे इसकी बात करें तो देख सकते हैं अपन लोग, देखो बेटा समझिएगा थोड़ा सा कि अगर मान लो मेरे पास अभी ये सब चीज़ें क्या है ना, आगे कूलॉम्स लॉ में भी यूज होंगी, इसलिए अभी यहाँ पे आप लोग समझिए। अगर मान लीजिए ये कोई एक 10 kg का मास है और ये क्या है बेटा, ये मान लीजिए आपका कितना है, 1 kg है, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बेटा, अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो ये बताओ हमें आप कि ये 10 kg वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि 1 kg वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि ये दोनों ही बेटा सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे। जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर, उतना ही फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर। मतलब कहने का ये दोनों ही, अगर लेटेस्ट से एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर खींचने के लिए, तो ये भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा इसको अपनी तरफ खींचने के लिए। मतलब ये दोनों फोर्स आपस में हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हाँ, बस दोनों के साइन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। समझ में आया। आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये पेन है और ये नीचे अर्थ है, अर्थ और पेन के बीच में क्या लग रहा है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे ही तुम इस पेन को छोड़ दोगे तुरंत ये अर्थ के पास चला जाएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर ये पेन के ऊपर अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स ये पेन भी तो अर्थ के ऊपर लगा रहा है, तो ये पेन क्यों नीचे चला जाता है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर जाती। तो बेटा बात सिंपल सी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अर्थ जिस फोर्स से इसको खींच रही है वो फोर्स इसके लिए बहुत बड़ा फोर्स है, लेकिन उतने ही फोर्स से ये पेन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, वो अर्थ के लिए बहुत नन्हा सा मुन्ना सा फोर्स है। तो अर्थ अपनी ही जगह पे रही आती है और ये पेन अर्थ के पास जाकर चिपक जाता है। तो ये तो हुआ बेटा अबाउट द ग्रेविटेशनल लॉ। अब सेम टू सेम इसको बिल्कुल कॉपी कर देना है कूलॉम्स लॉ के साथ। क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट तो करना जानते हैं ना सब कोई, तो बस कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी पेस्ट की बात करूँ तो देखो ये हमारे पास मान लीजिए एक कोई चार्ज है, ये चार्ज Q1 है
चार्ज के बारे में आपको मैंने बताया था, ये चार्ज Q2 है, मान लीजिए दोनों मैंने क्या लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा कि नहीं धक्का मारेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ये क्या किस पे लग रहा है, 2 पे फोर्स लग रहा है। कौन धक्का मार रहा है, 1 धक्का मार रहा है, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है 1 पे फोर्स, ये 2 लगा रहा है, तो F12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो इस प्रकार से इनके नोटेशन कर सकते हैं। अब देखो ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, दोनों फोर्स है तो इक्वल, लेकिन उन फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमने बताया था वहाँ पे कि जो फोर्स होता है M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एज इट इज सेम यहाँ पर ये जो फोर्स होगा Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर मैं आगे बात करूं तो देख सकता हूं यहाँ पर जो फोर्स है वो सेम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं r है, तो r² के, ठीक बच्चों। उसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q1 Q2 बाई r² के। अब इसीलिए देखो मैंने वो लॉ को आपको समझा क्योंकि आप लोग 9th में ऑलरेडी इसको पढ़े थे, जल्दी समझ गए आगे। अब उससे इसको सीधे से बस कोरिलेट कर दो बेटा, क्या करना, कोरिलेट करना, बस सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा, कांस्टेंट क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई r²। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये देखिए ये आ गया क्या, कूलम्ब्स लॉ। ये मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग को आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों के बीच में लगने वाला मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब ये दोनों ही फोर्स क्या रहेंगे बेटा, आपस में इक्वल रहेंगे। दोनों ही फोर्स क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कि नहीं इक्वल रहेगा। अगर मैं बात करूंगा किसकी, F12 की मैग्नीट्यूड ऐसे लगाते हैं, वेक्टर आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा है। और बात करूँ अगर F21 की, दोनों आपस में बराबर होंगे और दोनों कितने होंगे बेटा, दोनों कितने होंगे, दोनों की वैल्यू होगी आपकी K Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। और इसी लॉ के माध्यम से हम लोग दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी से ये फोर्स क्या कर रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या अपनी तरफ से रिपल कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो बेटा K है, K क्या है, K आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस K की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, 9 × 10⁹। जैसे आपको ग्रेविटेशनल लॉ में कैपिटल G की वैल्यू पता थी ना, कांस्टेंट वैल्यू, वैसे ही 9 × 10⁹ होती है। बट वहाँ पे जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी, कैपिटल G की जो वैल्यू थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो क्या थी, यूनिवर्सल कांस्टेंट थी। क्या थी, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब जानते हो कि आप लोग चाहे दो मास को अर्थ पे रखो या फिर स्पेस में रखो या पानी के अंदर रखो या ऑयल के अंदर रखो, वो G की वैल्यू है ना बेटा वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये K की वैल्यू बेटा चेंज हो जाती है, मीडियम के चेंज होने पे चेंज हो जाती है। इतना आगे अपने को नहीं जाना है, बट आप लोग के लिए एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये K की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होती है, मीडियम के चेंज होने पे चेंज हो जाती है। एयर में K की वैल्यू कुछ और रहेगी, वैक्यूम में कुछ और रहेगी, ऑयल के अंदर कुछ और रहेगी, वाटर के अंदर कुछ और रहेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया किसको बेटा, अपने कूलम्ब्स लॉ को, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ये देखिए Q1 प्लस प्लस का है तो रिपल करेगा, प्लस और माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। चाहे जैसा भी हो, जो मैग्नीट्यूड निकालना अपने को तो सिर्फ वैल्यू रखना है Q1 Q2 की, दोनों के बीच की डिस्टेंस रख देना, देन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हुआ बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको ये बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये भी फंडा सेम 9th से मिलता जुलता है। 9th में आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी ना। क्या थी ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको बताया गया था कि अगर कोई भी आपका मास m है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा। और इस फील्ड पे अगर कोई
दूसरा मास आएगा वो क्या करेगा बेटा, वो अट्रैक्शन फील करेगा। वो क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा बेटा, फोर्स फील करेगा। अगर इस फील्ड के बाहर है तो ये कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। जैसे हमारे अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है ना, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अगर हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, तब अर्थ हमको दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन अगर अर्थ की कैसे, अर्थ स्पेस में, पूरे स्पेस में एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना है, उस फील्ड पे अगर हम लोग हैं तो अर्थ उस क्या करेगी, हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देंगे, एस्केप कर जाएंगे, उसके बाद अर्थ हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो जिस प्रकार से मास क्या करता है, अपने चारों तरफ के स्पेस पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखता है, और वहां पे कोई दूसरा मास किसके कारण बनती, ग्रेविटेशनल फील्ड बनती मास के ही कारण है। किसके कारण बनती है, मास के ही कारण बनती है। और किसके ऊपर ये अट्रैक्शन लगाती है, मास के ही ऊपर अट्रैक्शन लगाती है। इस बात को याद रखिए, मास के द्वारा ही ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी और किसी दूसरे मास के ऊपर ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। ठीक, तो देख सकते हैं आप लोग, एज अ पार्टिकल क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट एंड दिस एक्सर्ट्स फोर्स on another particle placed in it, the electric force between two charged particles is also seen as a two-step process। जैसे इसको हम लोगों ने देखा है, एज इट इज सेम हम लोग किसके बारे में बेटा पढ़ सकते हैं, एज इट इज सेम हम लोग पढ़ सकते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ सकते हैं। किसके बारे में पढ़ सकते हैं, चार्ज के बारे में। तो चार्ज में क्या होगा, जैसे ये आपके पास एक कोई चार्ज है Q, सोर्स चार्ज इसको कहेंगे। ठीक है बेटा, अब ये सोर्स चार्ज जो Q होगा, ये क्या बनेगा, स्पेस में चारों तरफ, स्पेस में चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। क्या बना लेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक दूसरा चार्ज आता है, कोई मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज आएगा, तो ये क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट या ये चार्ज, क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रिपल्सन को फील करेगा, और अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो वो अट्रैक्शन को फील करेगा। समझ में आया। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, एज इट इज सेम क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। किसी भी चार्ज के स्पेस में चारों तरफ का वो एरिया जहां पे कोई दूसरा चार्ज आके क्या करे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस स्पेस को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और ये चार्ज ही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और कोई दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है बेटा, एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक, तो देखो, अ चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी चार्ज एक्सेप्ट द सोर्स चार्ज इटसेल्फ। मतलब खुद पे ना फोर्स लगने लगेगा, इसीलिए ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज के ऊपर नहीं फोर्स लगने लगेगा, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, ना कि इसके खुद के ऊपर फोर्स लगाने लगेगी। ठीक, तो क्लियर है, प्लेस्ड इन इट। और कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर यहाँ पे फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर पे भी यही बताया था, फील्ड का मतलब क्या होता है, जब फोर्स लगे विदाउट कांटेक्ट के। कैसे फोर्स लगे बच्चों, बिना कांटेक्ट के जब फोर्स लगने लगता है, तो कैसे, कौन सा फंडामेंटल तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम लोग फील्ड की बात करते हैं। फील्ड क्या होता है, स्पेस में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। वो डिस्टर्बेंस मास के कारण भी पैदा हो सकता है, वो डिस्टर्बेंस चार्ज के कारण ही पैदा हो सकता है। अगर डिस्टर्बेंस मास के कारण पैदा हुआ है तो कोई दूसरा मास आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, फोर्स को फील करेगा। अगर डिस्टर्बेंस चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुआ है तो कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फिर वो भी क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो चलिए आगे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डिफिनीशन देने की मैं बात करूं। अगर अच्छी डिफिनीशन आपको लिखनी हो तो क्या है, अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का एक रीजन या स्पेस और ऑब्जेक्ट within which a force would be exerted on other charged particle or object।
जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आके क्या करे बेटा, फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज टू एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये क्यू चार्ज रखा है बेटा, ये क्यू चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा, तो ये पूरा अपने चारों तरफ एक ऐसे गोले पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, ठीक है ना। और अगर देखो ये कोई एक प्लेट है, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव प्लेट है, तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, ये बिल्कुल देखो ऐसे यूनिफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ये आपकी क्या पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी क्या निगेटिव प्लेट है, ठीक है बच्चों। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखो अगर ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज ने एक अपने चारों तरफ स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आया, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट आया, अब ये क्यू नॉट के ऊपर बेटा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, फोर्स अभी भी निकालना सीखे ना कूलम्ब्स लॉ पे, तो देखो इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी r, ठीक। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये भी पॉजिटिव तो रिपल्सन लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये चार्ज फोर्स आराम से निकाल सकते हैं भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होगी, दोनों के बीच का चार्ज का वैल्यू पता होगी, आराम से फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखो इस चार्ज को किस पॉइंट पे लेके आए हैं हम लोग, किस पॉइंट पे लेके आए हैं इस चार्ज को, इस पॉइंट पे लेके आए ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये क्यू नॉट चार्ज आता है तो मान लो एफ फोर्स को फील करता है, क्या फील करता है, एफ फोर्स को फील करता है या एक्सपीरियंस करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या निकालना अपनों को, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर तो पता है आप लोगों को, ठीक। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह की, इस पॉइंट की क्या होगी, ये जो बेटा फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइड बाई इस चार्ज की वैल्यू, जो चार्ज लेके आए ना क्यू नॉट को क्या कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या पता चल जाएगा हमको, इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मतलब कहने का कि यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कोई भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या बेटा देखो डिवाइड में आ गया ना, इसका मतलब क्या, कोई भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज अगर किसी पॉइंट पे लाते हैं तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो समझ सकते हैं हम लोग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो मतलब किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड वह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह होती है जो क्या होती है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट। इस पॉइंट पे जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देंगे तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जिस चार्ज को लेके आते हैं ना उसी चार्ज से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक। अच्छा अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी निकाल ले, क्योंकि है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा डायरेक्शन तो होना लाजमी है कि नहीं। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, फोर्स की डायरेक्शन तो आपको पता चल जाती है कि नहीं पता चल जाती है। जैसे कोई एक चार्ज क्यू है, कोई दूसरा चार्ज क्यू है, तो देखो फोर्स कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, कहाँ पे लगता है बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इसके सेंटर को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें दोनों पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग, ये आर वाली लाइन के अलोंग ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक।
तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देखो अगर यहाँ पे चार्ज आया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए चार्ज इधर पे आया होता तब ये क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारता, फोर्स की डायरेक्शन नहीं होती। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज है, इस पॉइंट पे अगर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्या होगी, यहाँ पे अगर चार्ज रखा तो इसमें क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर रखा है तो ये इधर फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर यहाँ पे सेंटर पे क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बेटा, रेडियली आउटसाइड है कि नहीं है, रेडियली आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटसाइड है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड दैट ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोगों ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक। तो देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक्चुअली पे एग्जिस्ट करती है, होती है ये, ठीक। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ये बेटा आपकी इमेजिनरी लाइन होती हैं। कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं। लेकिन इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाती है वो क्या होती है, वो तो रियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी हैं, इमेजिनरी हैं। कैसी हैं, इमेजिनरी हैं। इनके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं बेटा, बताते हैं। तो समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स। क्या है बेटा, ये इमेजिनरी कर्व्स हैं, टेंजेंट टू व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और इन लाइंस की जो टेंजेंट होगी वही क्या बताएगी बेटा, वही डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देख सकते हैं, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, ऐसी निकलती हुई रेडियली आउटवर्ड। ये यहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में इन्फिनिटी से क्या होंगी, आती हुई अपीयर होंगी। कहाँ, निगेटिव में आती हुई इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। कैसी रहेंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, अब अगर बेटा दोनों माइनस माइनस या दो ठो प्लस प्लस की अगर मैं बात करूं तब क्या होगा, तो देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो देखो ऐसे चली जाएंगी। कैसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। तो इसमें इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगी हमको। अब देखो, अगर प्लस और माइनस दोनों आ गए तो देखो प्लस से निकलेगी और माइनस में क्या होती है, जाती है कि नहीं जाती है। तो प्लस से निकल के कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी, माइनस पे। प्लस से निकलेगी कहाँ जाएगी, माइनस में। प्लस से निकलेगी कहाँ जाएगी, माइनस में। प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी। तो अगर दो चार्ज प्लस और माइनस रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे इस पूरे रीजन में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना हुआ तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इसके टेंजेंट खींच देंगे। इस पॉइंट पे देखना है तो टेंजेंट खींच दो तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट पे निकालना है, टेंजेंट ये हो गई, डायरेक्शन ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट लगा के। तो ये हो गया बेटा हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक। चलिए अब आगे बात करें, अगर हम लोग यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और लेक्चर, और अगर जैसे समझ में ना आए तो लेक्चर छोड़ मत दिया करो, पूरा लेक्चर देखो, फिर से दोबारा से देखो। एक बार दो बार देखोगे तो डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना तुम लोग लाइफ में अपने पहली बार पढ़ लो, तो जब भी कोई चीज़ पहली बार पढ़ी जाती है तो बेटा कठिन लगती है, लेकिन जैसे एक बार दो बार पढ़ लोगे तो आसान लगने लगेगा। अभी आप लोग 9th पढ़ के आए हो, 10th में, अगर आपसे कह दिया जाए अच्छा जाके फिर से 9th पढ़ लो तो कहोगे अरे 9th तो बहुत ईजी है, तुरंत हम लोग पढ़ डालेंगे, 2 महीने में ही पढ़ के हम लोग टॉप कर जाएंगे। क्यों आसान लग रहा है 9th? क्योंकि आप लोग एक बार 9th पढ़ चुके हो। इसी तरीके से 10th में ये कॉन्सेप्ट भी आसान लगने लगेंगे जब इनको 2 बार पढ़ोगे। समझ में आया ना,
पहली बार में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, या थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत ही ईजी हो जाएंगे और बहुत ही फैमिलियर हो जाओगे इन टॉपिक्स से आप लोग। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग को अब सीखना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में सीखना है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने के पहले एक चीज़ और समझिए। आप लोगों ने ये वाटरफॉल देखा है? फ्लो ऑफ वाटर, ऊपर से देखो नीचे की ओर वाटर गिर रहा है, इसको तो सबने देखा होगा। तो जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है, इस वाटर के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। वाटर के फ्लो को क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। ये विंड चल रही है, विंड चल रही है, ये क्या है? फ्लो ऑफ विंड। फ्लो ऑफ विंड को क्या बोलेंगे? विंड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विंड करंट बोलेंगे। एज इट इज सेम ये क्या चल रहे हैं? चार्ज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बेटा? निगेटिव चार्ज या अभी पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी। अभी तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज चल रहे हैं। ये क्या फ्लो हो रहा है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या फ्लो हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सिंपल। जैसे पानी के फ्लो को वाटर करंट बोलते हैं, विंड के फ्लो को विंड करंट बोलते हैं, वैसे ही चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जस्ट इनफ। अच्छा, लेकिन अब आगे इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करने के पहले हम लोग वजह तो जान लें कि आखिर ये जो चार्ज है ये फ्लो क्यों करते हैं। इसके पहले वजह इसकी भी जानना जरूरी है। ये क्यों फ्लो करता है पानी? आप लोग ये बताओ, अगर यहाँ पर एक कंटेनर पे तुमने पानी भर दिया, ये पानी का पूरा लेवल इक्वल है, अब क्या ये पानी बहेगा? फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अब अगर ऐसा है, यहाँ पर एक टंकी है, दूसरी टंकी क्या है बेटा? यहाँ पर है। अब इन दोनों टंकी से अपन लोग क्या कर ले? ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा? एक पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया? एक पाइप लगा दिया। ठीक, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंप्लीट आपका यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक, ये क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है। और ये देखो, ये क्या है? ये आपका जीरो हाइट है। और यहाँ पे ये कितने हाइट पे है पानी? ये मान लीजिए h हाइट पे पानी है। कितने हाइट पे पानी है? h हाइट पे पानी है। तो देखो, ये पानी को जब हम लोग ऊपर चढ़ा के ले गए, किसी ना किसी तरीके से तो ऊपर चढ़ा के लेके गए होंगे ना। हम लोगों ने इस पानी को ऊपर चढ़ाने में वर्क किया ना वर्क। और कभी भी किया गया काम व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप लोग आज मेहनत कर रहे हो तो कल के दिन कहीं ना कहीं वो मेहनत आपके काम आएगी। तो यहाँ पर भी इस पानी को हमने काम करके, वर्क करके ऊपर लेके गए हैं। हमारा किया गया वर्क बर्बाद नहीं हुआ है। वो जो वर्क था यहाँ पर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है? एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। क्या हो गया है? ये जो पानी है यहाँ पे क्या हुआ है? हमने जो वर्क करके इस पानी को इतने ऊपर लेके गए हैं, तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क क्या हुआ है? पानी ने स्टोर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी पानी में क्या हो गई? स्टोर हो गई है। और ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे ये तो बेटा बिल्कुल बॉटम पे है, जीरो पे, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। ठीक, तो ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी पानी क्या होगा? यहाँ से बह के यहाँ आएगा। तो आप लोग देख सकते हो, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की ओर पानी क्या होता है बेटा? बह के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने आप, कुछ नहीं करने की जरूरत है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को पानी बह के आ रहा है। तो पानी क्यों बह रहा है? यहाँ पर ये जो पानी है ना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से नीचे ग्राउंड है, इससे h हाइट पे पानी है। तो यहाँ पे पानी की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पानी क्या कर रहा है? वाटर क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वो सॉरी, क्या बोलते हैं? वाटर करंट। अब इसमें देखो, यहाँ पे जो हवा होती है बेटा, वो क्या होती है? एक जगह से हवा को खूब तेज प्रेशर लग रहा है। ठीक, जैसे बलून है। क्या है? बलून है। ठीक, बलून है। अब इस बलून के यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक छोटा सा होल कर दोगे, ठीक है, तो देखोगे तुरंत इससे बाहर की ओर हवा निकलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर में हवा भरी है। एयर क्या है? हाई प्रेशर में भरी है। जैसे आप लोग इसमें एक छेद कर दोगे, तुरंत हवा बाहर की ओर निकलने लगेगी, मतलब लो प्रेशर में आएगी। तो हवा क्यों बहती है?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फंडा लग गया ना कि हाई प्रेशर से कहाँ पे जाएगी, लो प्रेशर पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ पे जा रहा था, ये लो पोटेंशियल एनर्जी पे जा रहा था पानी। तो पानी का क्या खेल है भाई, पानी का भी खेल है, सॉरी चार्ज का भी खेल है। चार्ज के पीछे भी कौन सी वजह है कि चार्ज फ्लो होता है। तो देखो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, वो कौन सी वजह है, वो क्या है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है। तो देखिए जैसे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसी की वजह से चार्ज क्या होता है बेटा, फ्लो होता है। तो देखिएगा द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या, जैसे वहाँ पे एयर प्रेशर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर है, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। चार्ज क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर फ्लो की जाएगा। जैसे वहाँ पे पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर फ्लो किया जा रहा था, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के कारण फ्लो किया जा रहा था। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा, वो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है। किसके कारण फ्लो हो रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो हो रहा है। ठीक, समझ में आ गई कहानी कि चार्ज क्यों फ्लो होता है। देखो तो अगर मैं बात करूं हाई पोटेंशियल किसे कहेंगे, जहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होंगे ज्यादा, जहां पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज खूब ठूस ठूस भरे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हाई पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हाई पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है ना। अब जहां पे निगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वो लो पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लो पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आया। तो अगर ये हाई और ये लो, अब अगर कोई चार्ज आ गया Q, मान लीजिए प्लस का Q चार्ज है, ठीक, तो प्लस का Q चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। लेकिन जो निगेटिव चार्ज होते हैं बेटा, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं। इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के पहले हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ लेना चाहिए ना, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के चले इलेक्ट्रिक करंट के पास, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना इलेक्ट्रिक करंट में। अभी आप लोगों की एनसीईआरटी आप लोग जाके देखोगे तो सीधे आपको डिफिनीशन इलेक्ट्रिक करंट दी है, लेकिन अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में नहीं पहुंच पाए। उसकी वजह क्या है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, वो बेटा बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, ना कि सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। सिलेबस तो आप लोग अपने से ही पढ़ के ख़त्म कर लोगे, लेकिन आप लोगों की जो बेसिक है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग होगी तभी आप लोग आगे चल के 11th और 12th में जो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ पे अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ठीक, तो चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब नीचे से पानी को ऊपर लेके जा रहे थे तो वर्क डन कर रहे थे, और वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो जाता है कि नहीं, स्टोर हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब देखिए ये मान लीजिए इस प्लेस को, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना बेटा, वो प्लेस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी, प्लेस की। ये जो प्लेस है, मान लीजिए ये क्या है बेटा, इसका पोटेंशियल 0 है, और ये वाला जो प्लेस है इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। कितना होगा, 0 नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ से ये देखो ये Q चार्ज ऊपर चढ़ के जा रहा है। अब देखो कुछ काम कर रहा है ना, कुछ वर्क कर रहा है। अब यहाँ तक ये क्या हुआ, आ गया, वर्क करके आया ना। अब ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ करके कुछ काम करके यहाँ तक आ गया बेटा, यहाँ तक आ गया, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यही जो वर्क डन होगा बेटा, यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस चार्ज के ऊपर जो स्टोर हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो इस जगह की प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस जगह की प्रॉपर्टी होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वर्क डन में जो फॉर्मूला होता है, अगर वर्क डन तुमको निकालना है, कितना वर्क इसने किया, तो देखो ये इसका जो चार्ज है Q, और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना बेटा, वो है डेल्टा V। तो क्या हो जाएगा, W Q इंटू डेल्टा V। अब ये वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी बेटा, वो कितनी हो जाएगी, Q इंटू डेल्टा V ही हो जाएगी। ठीक, ये ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है ना।
लेकिन हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए आइए मैं सिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक ठीक, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक डिफिनीशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा? हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, मान लीजिए किसी भी क्यू चार्ज के कारण क्या बनी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ये। ठीक, अब ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहीं पर भी मैं कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने, या फिर और भी कोई पॉइंट ले सकता, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक बेटा, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और इसी पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। क्या होगा बेटा? इस पॉइंट का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा प्लेस की प्रॉपर्टी है, ना कि चार्ज की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की प्रॉपर्टी है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह की, इस प्लेस की प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह का, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब हम लोग चले जाएं कहाँ? इनफाइनिट में। कहाँ चले जाएं? इन्फिनिट में चले जाएं। अब जब इनफाइनाइट चले जाएंगे, वहाँ से जो एक मान लीजिए एक चार्ज है Q0, इसको नाम दे दिया हमने टेस्ट चार्ज। ये इस जगह के पोटेंशियल को टेस्ट करने के काम आएगा। किस काम आएगा ये Q0? इस जगह के पोटेंशियल को टेस्ट करने के काम आएगा। तो हमने इसका नाम ले दिया Q0, इट इज़ द टेस्ट चार्ज। ठीक, और हम लोग चले गए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होता है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में के अंदर भर लो। ठीक, लेकिन इस जगह पे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये चारों तरफ स्पेस में, इस पूरे सर्किल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस जगह की अगर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस जगह का कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। वो पोटेंशियल कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह का कितना होगा? मान लीजिए पॉइंट है A, तो इस जगह का पोटेंशियल VA कितना होगा वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू A तक लाने पे, वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? W इन्फिनिटी टू A। किसको लेके आ रहे थे? टेस्ट चार्ज को, अपन Q0। तो ये आपका क्या हो गया? एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया इस जगह के पोटेंशियल का। आपको कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस बात को दिमाग में रख लो। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो किसी भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट in a field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point along any arbitrary path। कैसे भी पाथ से लेके आओ, कोई मतलब नहीं। इन्फिनिटी इज अ पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल। क्लियर बेटा? ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपन Q0। ये एक्सटर्नल वर्क किया ना मैंने। अब देखो मैं इसको उठा के इधर पे लेके आ रहा हूँ। अब जबकि जैसे मैं इसको उठा के यहाँ पे, ये तो देखो क्यों है ना बेटा, ये तो रिपल्सन करेगा ना, ये भी प्लस है, ये टेस्ट पड़े, ये क्या इधर धक्का मारेगा कि नहीं इसको मेरे पास मत लेके आओ, मत लेके आओ, मत लेके आओ। लेकिन मैं इसको जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ और इस जगह तक लेके आएगा। मैंने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन किया ना इस टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लेके आने के लिए। तो एक्सटर्नल वर्क डन अपन किसको लेके आ रहा हूँ? जिसको लेके आ रहा हूँ उससे डिवाइड कर दोगे तो इस जगह का V अपने को मिल जाएगा। V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपन Q0। ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला अगर बात करूं तो डायमेंशन तो आप लोग खैर आगे 12th में जाके सीखोगे, 11th में सीखोगे। अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी? W की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। Q
क्यू की चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम। लेकिन इसी जूल पर कूलाम को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, वोल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वोल्ट। क्या बोल देते हैं, वोल्ट। ओके, तो आगे बात करता हूं मैं अब, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होगा अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 1 कूलाम चार्ज को यहाँ तक लाने पे 1 जूल का काम करना पड़ेगा, तो इस जगह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा ना। हम लोगों ने डिफाइन कर लिया ना 1 वोल्ट को भी, ठीक है। तो देखो ये याद रखिएगा, पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। उस पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी है, हर एक जगह की, हर एक लोकेशन की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा, जैसे आप लोग को मैंने अभी बताया था, ये यहाँ पे ये जो पानी भरा है बेटा, इस पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन एच हाइट पे इस ये जो जगह है, इस जगह का क्या होगा बेटा, इस जगह का पोटेंशियल होगा, क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। इस जगह का क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। और इस जगह पे जो पानी होगा उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैं पानी को उठा के यहाँ तक लेके जाऊंगा ना, पानी पे वर्क डन करूंगा ना, जिसके ऊपर वर्क डन करूंगा उसी के ऊपर तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इस जगह का क्या है, इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अगर कोई चार्ज लेके आते हो तो उस चार्ज के ऊपर क्या आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक। वो कितनी होगी, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको भी निकाल के दिखाया हूं ना मैं यहाँ पे देखो, जितना वर्क डन करना पड़ेगा यही वर्क डन क्या होगा। ये देखो इस जगह का पोटेंशियल मान लो ये 0 है, डिफरेंस इन दोनों का क्या है, मान लो इस जगह का v है, यहाँ का 0, तो डिफरेंस कितना आ गया, v आ जाएगा। इस जगह का पोटेंशियल क्या है, v है, इस जगह का पोटेंशियल v है। अब अगर इस q को यहाँ तक लेके आ रहे हैं, इस q को यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये q के ऊपर काम कर रहे हैं, इस q के ऊपर क्या होगा, w करना पड़ेगा। वो w कितना करना पड़ेगा, इस जगह का पोटेंशियल इंटू जिसको लेके आ रहे हैं, इंटू q को लेके आ रहे हैं, तो इतना काम करना पड़ेगा ना। और यही काम क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा ना। तो कितनी जाएगी, v इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, v इंटू क्यू, या वर्क डन भी इतना ही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। लोकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, चार्ज पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, देन आगे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सीखा, वो क्या सीखा था, एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो अगर मैं बात करूं, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ए है। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा। अब देखो जैसे फिर से मैं बात करूं, अगर मैं इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को यहाँ तक लेके आया, ठीक, कितना काम करना पड़ा, W इन्फिनिटी टू A काम करना पड़ा। अब इन्फिनिटी से ही मेरे को किसी चार्ज को यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, कितना काम करना पड़ा, W इन्फिनिटी टू A करना पड़ा। यहाँ पे क्या था, B पे लेके आ रहा है। अब आप लोग देखोगे कि अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ तो इतना वर्क तो दोनों में सेम करना पड़ा ना। यहाँ तक इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, क्या करना पड़ा, इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ना। That extra work is the potential difference between these 2 points. That extra work is the potential difference between these 2 points. It's a very easy concept. ठीक, आप लोग चाहें तो और भी दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो समझ सकते हैं, या फिर आप लोग सीधे से सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कि किसी भी एक पॉइंट से, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में किया जाने वाला वर्क डन क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो W क्या होगा,
क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू का इसको, इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बी टू ए, वर्क डन कितना कर रहे हैं, बी टू ए। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएंगे, देखो वी ए पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वी बी पोटेंशियल कम होगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी टू ए अपन क्यू नॉट। तो द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, इस बात को मान लो। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सीलरेशन। कोई डाउट है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करें तो कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखते रहिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charge from one body to another। यही क्वांटिटी है, यही एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, चार्ज का फ्लो किधर होगा, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा बताएगी। ठीक, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। क्या बताएगा कि कोई भी बॉडी पे जैसे चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो बॉडी इलेक्ट्रीफाई होगी ना, तो उसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो बॉडी के पास, उसी हिसाब से क्या होगा, वो इलेक्ट्रीफाइड भी होगी। तो वो कौन बताएगा, वो यही बताएगा। जैसे आप लोग देखते हो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, ठंडी चीज़ है एक, कोई चीज़ गर्म चीज़ है, गर्म और ठंडी दोनों की मिला दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर गर्म वाले से ठंडी वाले की तरफ जाने लगेगा, गिर जाने लगेगा। वैसे ही हायर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, समझ में है ना। तो चार्ज क्या होंगे, चार्ज दोनों तरफ बैलेंस होना चाहेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा करके चार्ज क्या होना चाहेंगे, बैलेंस होना चाहेंगे। तो यही बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो द पॉइंट वेयर मोर पॉजिटिव चार्ज, समझिए ध्यान से, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खूब ज़्यादा भरे हुए हों, इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल। क्या कहलाएगा वो, हायर पोटेंशियल। द पॉइंट वेयर निगेटिव चार्ज, जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे क्या हो बेटा, निगेटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाएगा आपका, लो पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस चीज़ को याद रख लेना अच्छे से। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। निगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो करेगा बेटा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड द नियर एंड आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। वही मतलब यहाँ पे जो बताया आपको, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, निगेटिव के पास निगेटिव पोटेंशियल होगा। समझ में ना भाई, पॉजिटिव चार्ज है तब तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, तब तो वो हाई है। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव पोटेंशियल है, तभी तो वो लो है। तो ये की पॉइंट्स है, इनको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिया, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेते हैं, फिर आगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। बोर मत होइएगा, पूरा लेक्चर देख के जाइएगा, बहुत अच्छे से आपको आज इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू इंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। अब देखो बात सुनो, अब देखो ये एक इंड है, यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया, 10 वोल्ट। ये दूसरा है, यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया, 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। 5 जूल वर्क नीड टू बी डन, मूव सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग बिटवीन द टू इंड्स। अब देखो, अब दो इंड्स एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज को ले जाने में, समझ में है ना, हमको क्या कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो मान लो लोअर से हायर की ओर जब चार्ज लेके जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना बेटा, कि नहीं करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है। अब आपको देखो क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया कि नहीं दिया, दिया है। दोनों पॉइंट के बीच का क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। फॉर्मूला हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो आप लोग बी पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, अभी भी फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, क्यू इनटू क्या होता है डब्लू, क्या होगा एक्सटर्नल वर्क डन जो करेंगे, डब्लू एक्सटर्नल क्या बी से ए तक ले जाने में किया गया वर्क डन, डिवाइड बाई किसको, क्यू को लेके जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, क्यू को लेके जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अब समझना ध्यान से, अब आपको देखो क्या दिया, 10 दिया है, तो देखो 10 माइनस 5, डब्ल्यू भी दिया, कितना वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, मैं 5 जूल करना पड़ा, कितना करना पड़ा बेटा, 5 जूल करना पड़ा, डिवाइड बाई क्यू। अब क्या क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं अपन लोग,
क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि फार्मूला हमारे पास बेटा क्या है, देखो पोटेंशियल V इक्वल टू फार्मूला है ना, V इक्वल टू W/Q है कि नहीं, और V मेरा क्या आया है 10 - 5, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया हुआ है 5 आया हुआ है, ठीक, इज इक्वल टू 5/Q, ठीक। Q को इधर ले के जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 5/5 इक्वल टू कितना आएगा 1। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक, सिंपल सी बात है। तो कितना चार्ज लेके जाएंगे बेटा हम लोग, 1 कूलाम का चार्ज अगर लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। कॉपी करिए इसे, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। वही 6 वोल्ट बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया आपको, V कितना दे दिया 6 वोल्ट दे दिया, और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया है ईच कूलाम, मतलब Q की वैल्यू क्या दिया है, ईच कूलाम मतलब 1 कूलाम दे दिया है। अब आपसे पूछा एनर्जी, अरे जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी होती है, वर्क डन का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, ठीक। तो क्या निकालना है अपने को, वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू V इंटू Q, V की वैल्यू क्या है 6, Q की वैल्यू क्या है 1, तो वर्क डन कितना आ गया बेटा 6 जूल आ गया, आ गया। अब यही क्या है बेटा, पूछा हाउ मच एनर्जी, यही क्या है, दैट वर्क डन इज स्टोर इन अ पोटेंशियल एनर्जी, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू 6 जूल। ये आ गया आपका आंसर, सिंपल। कोई डाउट है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बेटा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने जैसे तुमको बताया था, जैसे हम लोग का पानी फ्लो होता है, ठीक, तो पानी फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा तो वाटर करंट, विंड फ्लो होगा तो विंड करंट, चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट। वो चाहे निगेटिव चार्ज फ्लो हो, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो, दोनों के ही फ्लो होने पे चार्ज दो प्रकार के होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो या तो निगेटिव चार्ज फ्लो हो, दोनों ही सूरत पे, दोनों ही कंडीशन पे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, अगर निगेटिव चार्ज फ्लो होगा तब भी क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो आइए देखते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तब क्या होगा, निगेटिव चार्ज फ्लो होगा तब क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम बात करो, देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये रेड वाला पार्ट देखो, है ये पॉजिटिव चार्ज, देखो इधर जा रहा है ना, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में चल रहा है रेड वाला पार्ट। तो देखो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है बेटा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी चलती है, इस चीज़ को दिमाग में रख लो। देखो ये अब देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना बैटरी का, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल है, क्या है बेटा हाई पोटेंशियल है, ये क्या है निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल है। तो देखो ये पॉजिटिव क्या हो रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहे हैं कि नहीं, चल रहे हैं। देखो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, इस माइनस वाले पे ना दिमाग लेके जाओ, सिर्फ रेड वाला पार्ट देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या है, इधर है पॉजिटिव चार्ज चलने की। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेंगे, करंट की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, वही रहेगी। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, इसको बिल्कुल दिमाग में लिख लो अच्छे से, कहीं टैटू करा लो, ओके। चलो आगे बात करूँ अगर मैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके कौन चल रहे हैं, यहाँ पे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, देख सकते हैं ना आप लोग। ये निगेटिव चार्ज देखो इधर से चलते हुए इधर की ओर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में कौन चल रहा है, निगेटिव चार्ज चल रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज होगी। अगर निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा, इस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज चल रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनसे अपोजिट रहेगी। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनसे अपोजिट रहेगी। पहले तो इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में भर लो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज फ्लो होंगे, करंट बनेगी। जब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। इसको याद कर लो। हालांकि एक सबसे बड़ा सच ये है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं होते हैं।
पॉजिटिव चार्ज कभी चलते नहीं हैं। लेकिन अभी मैंने तुमको दिखाया था ना चलता हुआ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 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 यहाँ, बट एक्चुअली पे अब तुम लोग दिमाग लगाओ, पॉजिटिव चार्ज अपनी ही जगह पे है। चल कौन रहा है? चल रहा है इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो आप लोग, जैसे देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आ रहा है ये क्या होता जा रहा है, हमको लगता है कि पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, समझ आया ना। जैसे यहाँ पे था पहले, यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये प्लस हो गया। अब ये प्लस हुआ तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया। सिंपल सी कहानी चलती रहती है। ये पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया तो ये प्लस हो गया, इसने अपने बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये प्लस हो गया, इसने अपने बगल वाले खींच लिया तो ये प्लस हो गया, इसने अपने बगल वाले खींच लिया तो ये प्लस हो गया, इसने अपने बगल वाले खींच लिया, ये प्लस हो गया। चलते एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही हैं, लेकिन हमको क्या लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, बट पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चलते। रीजन क्या है यार, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो ये एटम्स होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, मान लीजिए उनका मास ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करते हैं। ठीक बेटा, तो कंडक्टर में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक है ना, कंडक्टर में ही क्यों फ्लो होती है, बिकॉज जो ये कंडक्टर होता है बेटा, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन आपके एटम्स होते हैं। ठीक, अब ये एटम्स पे क्या होते हैं बेटा, ये जो एटम, इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इस कंडक्टर को हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इसका जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, देखो बेटा, इसका जो ये आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए रूम टेम्परेचर ही बहुत मात्रा पे टेम्परेचर है। ठीक है ना, तो उतने ही हीट से या उतनी ही एनर्जी पा करके ये इसको छोड़ के निकल लेता है। क्या करता है, इसको छोड़ के निकल लेता है। तो इस पूरे के पूरे जगह पे क्या होगा बेटा, इस पूरी जगह पे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे इनसे। जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव नहीं हो गया। ठीक, लेकिन ये शैतान बच्चे तो हैं, लेकिन कॉलोनी के अंदर ही रह रहे हैं। कॉलोनी में लगा है गेट, गेट के बाहर ये नहीं जा रहे हैं। अब ये देखिए, पूरा एक कॉलोनी है कॉलोनी के अंदर ही, है कंडक्टर के अंदर ही, लेकिन अपने अपने घर से सब निकल आए हैं बाहर खेलने के लिए। समझ में आया? ये यहाँ पे खूब रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, खूब इधर उधर उतनी एनर्जी पा करके इधर उधर पूरे कॉलोनी में घूम फिर रहे हैं। अब इनको चलने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे इस कंडक्टर को हम लोग क्या लगाएंगे, इस कंडक्टर में हम लोग क्या लगाएंगे, बैटरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मान लीजिए बैटरी लगा देंगे बेटा, बैटरी लगा देंगे इस कंडक्टर पे, तो क्या होगा, इस कंडक्टर पे क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। ठीक है ना, ये मान लीजिए प्लस और ये मान लीजिए माइनस, बैटरी लगा देंगे। अब इनको क्या मिलने लगेगा, अब इनको जगह मिलने लगी। अब ये निगेटिव वालों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के प्लस क्या करेगा, अपने पास बुलाने लगेगा, अपने पास क्या करेगा, बुलाने लगेगा। अब ये इधर से चल के इधर की ओर घूमने लगेंगे। अब यहाँ पे क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेगा तो करंट इधर चलने लगेगा। सिंपल बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अब आते हैं इसकी डिफिनीशन में। बहुत इंतजार करने के बाद इसकी डिफिनीशन आई है कि नहीं, बहुत इंतजार किया आप लोगों ने, पिछले लेक्चर से लेकर के ये भी लेक्चर इतना लंबा हो गया, अभी तक डिफिनीशन ही नहीं आ रही थी। तो बेटा इतनी छोटी सी डिफिनीशन को पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ गई। अब सोचिए, डिफिनीशन बड़ी आसान है। क्या है डिफिनीशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। इसको डिनोट किससे करेंगे, आई से। अब देखो, इफ Q इज नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कहां से, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम पे, T टाइम पे, तो कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी, तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, चार्ज पास अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I = Q/T। सिंपल सा, देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना बेटा, तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक, अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अब देखो यहाँ पे मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कंडक्टर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने किसी भी एक वॉचमैन को बैठा दिया।
अब वॉचमैन गिन रहा है, हमने कहा कि बताओ 1 सेकंड में यहाँ से कितने लोग निकल गए, जैसा मान लो इंसान है तो ये गिना 1 सेकंड में 1 निकला, 2 3 4 5 6 7, मान लो 1 सेकंड में 10 चार्ज निकल गए, तो हमको पता चल गया ना कि कितना इलेक्ट्रिक करंट निकल गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, एक यूनिट टाइम पे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज गुजर जा रहा है। एक यूनिट टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज गुजर जा रहा है, यही क्या होता है बेटा, यही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो सिंपल सी करंट की डिफिनीशन है और फॉर्मूला आपको एक याद करना है, आई क्या है करंट, क्यू क्या है टोटल चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। किसी भी एक यूनिट टाइम पे एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज गुजरता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो 1 सेकंड पे जितना चार्ज गुजर जाएगा वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक करंट। मान लो 1 सेकंड पे 2 एम्पियर का 2 कूलम चार्ज क्या हो गया, गुजर गया, तो इस जगह का करंट क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना गुजर गया, 2 कूलम का चार्ज गुजर गया, तो इस जगह करंट क्या हो जाएगा, देखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो 2/1 तो कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है क्या बेटा, एम्पियर, कितना एम्पियर, तो इस जगह का करंट क्या हो जाएगा 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब आप लोग ये कहोगे सर आप तो बार बार बताएं डायरेक्शन है डायरेक्शन है डायरेक्शन है, तो ये स्केलर कैसे हो गई। यस बेटा, ये डायरेक्शन तो इसके पास है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती। मान लीजिए अगर यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आई, यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आई, अब यहाँ से ये कोई जंक्शन है, यहाँ से कितने एम्पियर की करंट निकलेगी, तो जब हमने एग्जाम्पल देखा प्रैक्टिकली देखा तो यहाँ से 8 एम्पियर की करंट गुजर रही थी। बट अगर वेक्टर होता तो ये दोनों क्या होने चाहिए थे, घट जाने चाहिए थे। 5 इधर डायरेक्शन में है, 3 इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से कितनी 2 एम्पियर गुजरनी चाहिए थी अगर वेक्टर होता है। ये समझ में आया ना बेटा, तो यहाँ पे 8 एम्पियर, ये किसके रूल को फॉलो कर रही है, अलजेब्रा के रूल को फॉलो कर रही है, इसलिए ये क्या है बेटा, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट में कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या है द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, क्या है रेट फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था, एक्सीलरेशन देखा था या वेलोसिटी देखा था, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, रेट चेंज मतलब v/t, वैसे ही द रेट चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, तो q/t। सिंपल सा फॉर्मूला याद रहना है आपको, याद रखिएगा। आइए डिफाइन कर लेते हैं 1 एम्पियर को भी। 1 एम्पियर क्या होता है, देखो बेटा, when 1 coulomb of charge flowing through any cross section of area in 1 second, क्या होगा बेटा, flowing through it said to be 1 ampere। अगर कोई भी मान लीजिए कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है बेटा, ठीक, अब यहाँ से इस एंड से इस एंड तक क्या हो रहा है, 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने पे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लीजिए निकला कितने का, 1 कूलम का चार्ज निकला कितने टाइम पे, 1 सेकंड पे, तो यहाँ की करंट क्या हो जाएगी, करंट यहाँ की हो जाएगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं, वो अमीटर है। हालांकि आगे अमीटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे सर्किट में अमीटर लगाएंगे, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेंगे, सारी स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ लिया 1 एम्पियर के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। अब देखो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू दी है, ठीक है ना, आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, कितनी देर तक फ्लो हुआ, 10 मिनट तक। टी की वैल्यू दिया है कितना, 10 मिनट। इसको सेकंड में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 60 इक्वल टू 600 सेकेंड, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला है हमारे पास क्या, आई इक्वल टू q/t, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, I × t। अब I कितना है बेटा 0.5, t कितना है 600, तो कितना आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा बेटा 300.0, ठीक है ना।
ये आ जाएगा आपका एम्पियर करंट। कोई डाउट की बात है? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक। तो और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स रहेंगे आपको पता चलते रहेंगे, ठीक। और बाकी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। बहुत ही ख़राब कंडीशन है बाहर, इसलिए घर पे रहकर ही पढ़ाई करिए। अच्छा समय भी गुजर जाता है, बुरा समय भी गुजर ही जाएगा। बस इस बुरे समय पे आप अपना सब्र बनाए रखिए और घर पे रहिए। ओके, थैंक यू।